today. नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान से तेल लेगा? क्या आपको लगता है कि भारत से ऊपर पाकिस्तान चला जाएगा? क्या आपको लगता है कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है और उस पावर को से भी ऊपर चला जाएगा पाकिस्तान? अमेरिका वालों से तो की बातों से तो ये लगता है। वहां के वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि भारत से आगे निकल जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा, ये वक्त आने वाला है। ऐसी खबरें कल आपने देखी होंगी कहीं ना कहीं। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग यहां उलझे हुए हैं। हम यहां धर्म पर उलझे हुए हैं, हम यहां जाति पर उलझे हुए हैं, हम यहां छोटे और बड़े के अंतर में उलझे हुए हैं। अगर ये अंतर नहीं सुलझा पाए हम, तो आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान तो क्या, हम श्रीलंका से भी कुछ खरीदेंगे, हम बांग्लादेश के भी नीचे आ जाएंगे, नेपाल से भी नीचे आ जाएंगे, अगर हमारे राजनीतिक आकाओं ने इस पर गौर नहीं किया तो। वो आपस में लड़ रहे हैं, वो पुरानी बातों को ले लेकर लड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है मान्यवर। आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। दरअसल मैं आज इस बात पर क्यों आपसे बात कर रहा हूं? कल वहां के वित्त मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के वो दिन आएंगे कि जब भारत उससे तेल खरीदेगा। ऐसे बड़बोले बातें आजकल अमेरिका से खूब उठ कर आ रही हैं। अब नई बात आ गई है कि वहां रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, उन्होंने कुछ चिढ़ाने वाली बात वहां के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोल दी। तो क्या बोली? दिनों से ट्रंप के साथ ऑनलाइन जुबानी जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को सोवियत जमाने के रूस के ऑटोमेटिक न्यूक्लियर पलटवार करने वाले सिस्टम का जिक्र किया। यह बयान तब आया जब ट्रंप ने मेदवेदेव को कहा था कि वो अपने शब्दों के पास ध्यान दें। वहीं इसका जवाब में डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया और उसने धमकी दे दी, और धमकी के अलावा अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन रूस के सामने लाकर खड़ी कर दी है। क्या बोले वो पत्रकारों से? गंभीर परमाणु धमकी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी के सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के उकसावे वाले बयान के जवाब में उन्होंने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात करने का आदेश दिया है। Nuclear submarine. Oh yeah, well we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made and we didn't think it was appropriate,
so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. इस पर CNN ने भी एक रिपोर्ट दी है। CNN का क्या कहना है? लॉन्च करने की कोई असली ताकत नहीं है। क्रेमलिन में वो ज्यादातर एक अटैक डॉग की तरह काम करते हैं, ना कि कोई बड़ा फैसला लेने वाले नेता की तरह। फिर भी ट्रंप उनसे भिड़ रहे हैं क्योंकि वो अब भी यूक्रेन युद्ध को लेकर गुस्से में। गुरुवार को ट्रंप ने कहा कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का इरादा रखते हैं और यूक्रेन पर रूस के हमलों को घिनौना बताया। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। ट्रंप ने गुरुवार को यह भी कहा कि उनके विदेशी दूत स्टीव विटकॉफ अगले कुछ दिनों में रूस जाएंगे। हालांकि उनके दौरे की और जानकारी अभी सामने नहीं आई है। परंतु इस पर व्लादिमीर पुतिन ने, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़ी सीधी सदी हुई टिप्पणी दी है कि मैं चाहता हूं कि आपस में बैठकर बात करें। हम लोग न्यूक्लियर पावर हैं, हम लोग न्यूक्लियर, इस संसार को न्यूक्लियर के उसमें नहीं धकेल सकते। भी नाराजगी या निराशा का सवाल है तो यह ज्यादातर ज्यादा उम्मीदें रखने की वजह से होता है। यह एक आम नियम है, लेकिन किसी मामले को शांति से हल करने के लिए जरूरी है कि खुलकर और विस्तार से बातचीत हो, वो भी सार्वजनिक जगह पर नहीं बल्कि शांत माहौल में। इसी वजह से हमने वही 3 समूह बनाने का प्रस्ताव दिया जिनका आपने касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования, они возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса. И именно для этого мы предложили создать 3 группы, о которых вы... अगर एक बड़बोला या एक सिरफिरा नेता न्यूक्लियर पावर हो तो वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। इस समय यही हाल हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका लगातार सभी देशों पर जो टैरिफ व्यवहार है वो कर रहा है, और आने वाले जो मानना है कुछ लोगों का, आने वाले दिनों में अगर युद्ध होंगे तो वो टैरिफ के ऊपर होंगे, इकोनॉमी के ऊपर होंगे। ऐसा कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनका मानना है। मेरा कोई मानना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो बुद्धिजीवी है, जो अर्थशास्त्री है, वो इस तरह की बातों का विश्लेषण करते हैं। हम लोग उनकी बातों को आप तक लाते हैं। दूसरा, कौन सी सबमरीन है जो अमेरिका ने लगा दी है इनके सामने, वो आप देख लीजिए एक बार। के बयान के बाद जो 2 अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन्स रूस के पास तैनात की गई हैं, उनके नाम अभी तक किसी भी सरकारी सूत्र या बड़े न्यूज रिपोर्ट में सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह अमेरिका की पुरानी सैन्य नीति के तहत होता है। न्यूक्लियर हथियारों से लैस सबमरीन के नाम और उनकी लोकेशन को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशनल सीक्रेसी का मामला होता है। सिर्फ सबमरीन के जनरल क्लास के नाम जैसे ओहायो, लॉस एंजलिस, सी वुल्फ और वर्जीनिया क्लास पब्लिक में होते हैं। लेकिन इस मामले में जो 2 सबमरीन तैनात किए गए हैं, उनके नाम खास तौर पर नहीं बताए गए हैं। अगर मेदवेदेव ने कुछ कहा, उसके रिएक्शन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। परंतु यह भी पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि मेदवेदेव के हाथ में न्यूक्लियर बटन नहीं है। न्यूक्लियर बटन व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है, परंतु वो कुछ नहीं बोल रहे। ये सिरफिरा ट्रंप इस तरह की बातें, इस तरह के काम आजकल कर रहा है, जिससे इस पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा कई बुद्धिजीवी, कई जो अर्थशास्त्री वो बोल रहे हैं, कई जो रक्षा विशेषज्ञ वो बोल रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में इस विश्व के लिए खतरा साबित हो सकता है ट्रंप। अब मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता खतरा होगा या नहीं होगा, परंतु जो हरकतें हैं और जो ऐसे देश को जो आतंकवाद से का जनक है, आतंकवाद का मां बाप है, उसको अगर अमेरिका
प्रमोट करने पर तुल गया है, यानी पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ऐसे में हमारे हुक्मरानों को बड़ी सधी हुई बातें करनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष को मिलकर आपस में बात करनी चाहिए, और किस तरह इन चीजों से किस तरह हम इन चीजों से निपट सकते हैं उस पर गहन मंथन करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करना चाहिए। और अब ये भी देश में चल रहा है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री अगर हमारे अब तक के हुए हैं तो उनमें नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो ट्रंप के सामने बिल्कुल सरेंडर हुए पड़े हैं, और ट्रंप के सामने जो सरेंडर होता है वो उसको और दबाता है। जो उसके सामने बोल जाता है, आपने देखा यूक्रेन का राष्ट्रपति उसको आंखें दिखा के चला आया, वहां का दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति ने उसे आंखें दिखा दी, उनके लिए उसने कुछ नहीं किया, परंतु भारत के ऊपर लगातार वो प्रहार कर रहा है और भारत का कहीं ना कहीं अपमान कर रहा है। ऐसे में हम सभी को मिलकर, पक्ष विपक्ष वालों को मिलकर उसके लिए, देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। To welcome all of you here today. नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। So, you know, I was thinking what to say to you, the legal fraternity, and something came to mind. You know, as a politician, largest chunk of our job is meeting other politicians. And when you meet a politician, as many of you must have done, he will spend a lot of time talking about peripheral issues, half an hour, 45 minutes, and then eventually, right before he's ready to leave, he'll come to the point. You know, so it's quite frustrating for me. This is the difference between me and my sister. She has much more patience on this front, so she'll listen, you know, for half an hour, 45 minutes. And I'm thinking, okay, listen, you've come here to tell me something. You know, cut out the suspense. Tell me why you've come. And this sometimes comes as a shock to us politicians. Because also there's another thing going on. They also need the world to know that the meeting was 1 hour long or 2 hours long. Now, you're exactly the opposite. So, your time is expensive, unlike ours. So you come in and you instantly say what you have to say. And then on the other end of the spectrum is Dr. Singhvi, who is, you know, I've also dealt with a lot of lawyers, but he is like a laser beam. He will get to the point instantly, and he will cut exactly to what the issue is. And I've got, I don't know, I've lost count, but I think somewhere around 30, 32 cases. And so I discuss, you know, these cases with him. And it's very refreshing because it's literally, Dr. Singhvi, what do you think? And in 30 seconds, he's told me the entire, everything I need to understand has been delivered to me in 30 seconds. Now,